नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बकरियों में एफएमडी रोग की गंभीर समस्या करे समय पर निदान। पिंजरा पद्धति से मछली पालन करके कमाए अच्छी आय। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान खेती के साथ साथ बकरी पालन भी करते हैं, लेकिन इस व्यवसाय से अच्छा लाभ वे नहीं ले पाते हैं। जो लोग अपनी बकरियों का खुरपका मुंहपका रोग से बचाव कर लेते हैं, तो आप इस रोग की पहचान कर बचाव और उपचार कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर VN गौतम से। आपको आज फुट एंड माउथ डिसीज़ के बारे में, बकरियों में जो ज़्यादातर होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फुट एंड माउथ डिसीज़ इसलिए कहा जाता है कि ये पैरों और मुंह में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यह रोग बकरियों में एक बहुत ही छोटे आँख से न दिख पाने वाले कीड़े द्वारा होता है, जिसे विषाणु या वायरस कहते हैं। मुँह पका खुरपका रोग किसी भी उम्र की बकरियों उनके बच्चों में हो सकता है। इसके लिए कोई भी मौसम निश्चित नहीं है। पैरों में और मुंह में छोटे छोटे छाले का होना जो है इसका प्रारंभिक लक्षण है। शुरू में जब ये लक्षण प्रारंभ होते हैं तो छोटे छोटे दानों से लेकर के फिर बड़े बड़े धब्बे जैसे आपको मुंह में और पैरों में दिखाई पड़ते हैं। फफोले जिनको कहना चाहिए वो दिखाई पड़ते हैं। इससे जानवर खाना अपना जो है कम कर देता है। अंदर मुंह के अंदर भी छाले पड़ जाते हैं। इससे जानवर को निगलने में तकलीफ होती है, इसलिए वो खाना जो है नहीं खाता। ऐसी स्थिति में बकरियां जुगाली करना बंद कर देती हैं। मुंह से तमाम लार गिरती है। खुर में जख्म होने की वजह से बकरियां लंगड़ाकर चलती हैं। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस रोग के आने पर बकरियों को तेज बुखार हो जाता है। बकरियों में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है। ये रोग बीमार बकरियों के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। फुट एंड माउथ डिसीज यदि किसी तरह से हो जाती है आपकी बकरियों में, तो धीरे धीरे वो पूरे हर्ड को इफेक्ट करती है, पूरे लॉट को इफेक्ट करती है। इसलिए यही कहना चाहूँगा कि यदि कहीं आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उस जानवर को सेपरेट करके दूसरे आपके किसी आवास में रखें, जो कि आपके स्वस्थ जानवर के आवास से काफ़ी दूर होना चाहिए। बीमारी को रोकना है तो सबसे पहले साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। साफ़ सफाई जो है, जानवर के बाड़े में साफ़ सफाई रहे, गंदा कूड़ा कचरा ना रहे और रेगुलर उसको जो है निकाल करके डिकम्पोज किया जाए या जला दिया जाए। साथ में जो पानी पीने वाले बर्तन हैं, इससे ज़्यादा तेज़ी से दूसरे जानवरों में वो करती है। यदि इन्फेक्टेड एनिमल है तो उस बर्तन को जो है सेपरेट कर दें, एनिमल के साथ साथ उस बर्तन को भी हटा दें उस आवाज़ से। इससे क्या है, फुट एंड माउथ डिसीज़ जो फैलने की संभावना है वो कम हो जाती है। बकरियों की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरी बकरियों के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित बकरी के मुंह से गिरने वाले लार एवं पैर के घाव के संसर्ग में आने वाली वस्तुओं, पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए। किसान भाइयों, एक सावधानी ये भी बरती जा सकती है, जब भी आप अपने बकरियों के झुंड को चराने ले जा रहे हैं तो उसके पहले सावधानी के तौर पर जितनी भी बकरियां उनको पानी जो है तकरीबन आधे घंटे पूर्व, ले जाने के आधे घंटे पूर्व जो है दिया जाए, जिससे कि समस्त बकरियां पानी पी करके, आपका साफ स्वच्छ पानी जो आपने दिया वो पी करके बाहर जाएं। तो जो दूसरे स्थान पे मिलने वाला पानी है, या तो पोखर है या तालाब है या कोई गड्ढे हैं, उसमें पानी नहीं पिएंगी।
उनसे भी बहुत सारे जीवाणु कीटाणु जो है बकरियों के शरीर पर आते हैं। यदि फुट एंड माउथ डिसीज़ हो गई है तो आपको सबसे पहले जहां आपको लीजन दिखते हैं वहां आप पहले अच्छे से उसको साफ़ सफाई कर लें, आपका डिसइंफेक्टेंट लगाएं और एक अपना देसी नुस्खा कहना चाहिए, उसमें ग्लिसरीन जो कि जनरली सब जगह मिल जाती है, या नहीं तो नारियल का जो तेल है उसमें बोरिक एसिड जो पाउडर है उसको घोल बना लें, लटपटा जैसा बना लें और इन पूरे लीजन्स पे रेगुलर लगाएं, सुबह शाम लगाएं, हो सके तो दिन में 3 बार अप्लाई करें। इससे जो है उनके फफोले कम हो जाते हैं। और मुंह में भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। बकरियों में रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2-3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का प्रयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1 ग्राम फिटकरी 100 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इसमें एंटीबायोटिक्स का यूज करें इसको रोकने के लिए, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इंडोफ्लॉक्सासिन वगैरह का डॉक्टर की सलाह से इसका उपयोग किया जा सकता है। फुट एंड माउथ डिसीज़ जो है सितंबर माह के आसपास इसका टीका, अगस्त सितंबर के आसपास इसका टीकाकरण करा लेना चाहिए। बकरियों में जो है 1 ml के तकरीबन जो है इसका वैक्सीन किया जाता है, 1 ml के आसपास इसकी डोज होती है। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं। अगर किसान मछली पालन को आधुनिक तरीके से करे तो इससे अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। पिंजरा पद्धति से मछली पालन इसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो चलिए पिंजरा पद्धति से मछली पालन के बारे में जानकारी लेते हैं मत्स्य प्रसार अधिकारी धनराज कापसे से। दोस्तों, मत्स्य पालन की नई नई प्रवृत्तियाँ आजकल देखने को मिलती है। उसी क्रम में केज एक्वाकल्चर एक उभर कर सामने आया है। केज कल्चर अगर कोई करना चाहे तो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात यह होगी कि इसे करना कहाँ पर है और किन वस्तुओं का चयन हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि स्थान, उस जलाशय का वह स्थान जहाँ पर वाटर करंट या हवाएं कम से कम हो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक फ्लोटिंग टाइप के केजेस है, ये तैरता हुआ पिंजरा होगा और अत्यधिक हवा वाली क्षेत्रों को हमको अवॉइड करना है। जलाशय के निकटवर्ती रहने वाले ऐसे अनुभवी या बड़े लोग जो वहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं से हम जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा सर्वे भी हम कर सकते हैं कि किस जगह पर ये काम करना है। अभी केज है क्या चीज़? केज को सिंपली हम पिंजरा मान सकते हैं और ये तकनीकी रूप से 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा एक स्ट्रक्चर है, जिसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। केज के निर्माण में जरूरी सामग्री फ्रेम। सस्ते एवं मजबूत सामग्री का चुनाव केज निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। केज के फ्रेम के निर्माण के लिए साधारणतः GI पाइप का उपयोग किया जाता है। फ्रेम को नट बोल्ट से फिक्स कर दिया जाता है। फ्लोट। फ्रेम को मजबूती एवं पानी में फ्लोट करने के लिए या तो स्टील के ड्रम या प्लास्टिक के ड्रम का उपयोग किया जाता है। ये ड्रम 12 मीटर लंबे एवं 8 मीटर चौड़े हैं। सिंकर।
स्थानीय पत्थर या सीमेंटेड संरचना जो भारी हो को नाइलोन रस्सी द्वारा सभी किनारों से लटका दिया जाता है, जो केस के आकार को बनाए रखता है। और इसमें एक क्वालिटी नायलॉन का नेट या हम बोल सकते हैं कि एसडीपीई से बना हुआ एक अच्छा जाल, जिसका प्लाई साइज ऑलमोस्ट 45 प्लाई अगर होता है तो हम समझते हैं कि वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है। ये केज जो 96 घन मीटर का होगा, ऐसे 4 चेंबर उस केज में बने होंगे और उससे सम्मिलित रूप से हम एक बैटरी का नाम देंगे कि ये सीक्वेंस है, एक बैटरी है जिसमें 4 केजेस लगे हुए हैं। अभी ये 4 केजेस बनाने का जो टोटल वन टाइम कॉस्ट है, जिसे या तो इसको फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं आप, ये ऑलमोस्ट 2,70,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक पड़ती है। 96 क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम बनेगा, उसमें हम लोग तकनीकी रूप से ऐसी मछलियों का चयन करने के लिए बोलते हैं जो सघन मत्स्य पालन में उस पिंजरा पद्धति में पालन हो सके। ऐसी कुछ मछलियाँ हमारे पास में अभी हम लोग कई ट्रायल के बाद उसके अच्छे रिजल्ट को देखते हुए आपको बता सकते हैं कि आप पंगेसियस मछली का पालन इस केजेस में कर सकते हैं। इसके अलावा आप तिलापिया में जो एक अच्छी वैरायटी है जिसको हम लोग गिफ्ट तिलापिया बोलते हैं या मोनोसेक्स तिलापिया बोलेंगे, कॉमन कार्प का पालन कर सकते हैं। कुछ मात्रा में आप इंडियन मेजर कार्प्स की रोहू मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बायोलॉजिकली डेट्राइटस खाकर उस तालाब के इन्वायरमेंट को, उस केज के इन्वायरमेंट को भी अच्छा बना के रखती हैं। उसके बाद में आप एक केज में आप 6 से 8 हज़ार अंगुलिकाओं का संचयन करेंगे। आपको ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि मछली का साइज़ आपके जाल का जो मेज साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हो, उससे छोटा ना हो। 90 दिन तक इस मछलियों का नर्सरी फेस चलेगा। इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग फिश फीड आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप 28 से 32% प्रोटीन वाला 1 mm 2 mm साइज का फीड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रबंधन, जल की जांच। जल की गुणवत्ता की जांच केज में समय समय पर बराबर करते रहना चाहिए। मुख्यतः पानी में घुलित ऑक्सीजन, अमोनिया, पीएच इत्यादि की जांच करना जरूरी है। जाल की साफ सफाई, हर 15 दिन में एक बार ब्रश से जाल को साफ करना चाहिए ताकि इसमें काई इत्यादि का जमाव ना हो। अगर कोई मरी हुई मछली हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। मछलियों की जांच, मछलियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण निरंतर करना चाहिए। अगर कहीं संक्रमण, घाव इत्यादि दिखे तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। नियमित रूप से मछलियों की वृद्धि की जांच कर पूरक आहार की मांग संतुलित करनी चाहिए। तो 2 से 5 ग्राम साइज की मछली 90 दिनों में लगभग 200-250 ग्राम साइज की हो जाती है। तो जवान किसान भाइयों और इस प्रकार के कार्य करने वाले किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप केज पद्धति के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने निकटवर्ती जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा की भी संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाई वर्तमान में हो रही वर्षा को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि धान के खेत में मेड़ों को बांध कर रखें। रोपा किए गए खेतों में लगभग 5 सेंटीमीटर पानी रोक कर रखें। अधिक पानी भर कर रखने से कंसों की संख्या प्रभावित होती है। धान की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के 20 से 25 दिन बाद नॉमिनी गोल्ड खरपतवार नाशी की 100 मिलीलीटर मात्रा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में खैरा रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रति हेक्टेयर की दर से 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना
800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में नीला भिरिंग, जिसे ब्लू बीटल के नाम से जानते हैं, का प्रकोप होने पर क्विनाल्फास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन, मूंग, अरहर, तिल, उड़द और सब्जियों में भिंडी, लौकी, तोरई आदि पर सफेद मक्खी फसल पर विषाणु जनित पीला मोज़ेक रोग फैलाती है। रोग के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नियंत्रण के लिए मौसम साफ होते ही इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन, सब्जियों एवं अन्य खरीफ फसलों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। हल्की वर्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कतार के 5 से 6 गन्नों को एक साथ 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर सूखी पत्तियों पर बंधाई करें। इससे अधिक वर्षा और तेज हवाओं के कारण गन्ना नहीं गिरता है। यदि पशु चारा कम खा रहा हो, हाजमा ठीक न हो, तो हिमालय बतीसा नामक दवा 40 से 60 ग्राम गाय, बैल, भैंस एवं 10 से 15 ग्राम भेड़ बकरी को गुड़, आटा या दाने के साथ मिलाकर दिन में 2 बार खिलाएं। पशुओं को संक्रामक रोग से बचाने हेतु टीकाकरण करवाएं और पशुओं को बारिश का पानी न पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है गांव भानपुर, जिला भोपाल के किसान रतनलाल ने। आपने गुलाब की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहिए है तो रतनलाल जी, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। आज हम गुलाब की खेती के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ बिंदुओं पर विशेष तौर से चर्चा करेंगे। गुलाब की जैसे फसल हम देखते हैं कि कई किसानों के यहाँ लगी हुई है, पर उनके में सिंचाई प्रबंधन एवं जल प्रबंधन। तो सिंचाई प्रबंधन का तो एक हम देखते हैं कि जो गुलाब की फसल है उसमें हमको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा यदि हम सिंचाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा गुलाब का उत्पादन है वो अच्छा होगा और उसमें जो रोग कीट है उनका भी आसानी से नियंत्रण हो सकता है और जो हमारी खरपतवार प्रबंधन है उसी के साथ साथ वो भी अच्छे से हम उसका प्रबंधन कर पाएंगे। किसान भाइयों, अभी आपने गुलाब की फसल में सिंचाई और जल निकास के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। फिर इसके बाद हम और यदि विस्तार से चर्चा करते हैं तो जो गुलाब की खेती है उसमें दूसरे जो किसान भाइयों को समस्याएं आ रही हैं, जैसे खरपतवार प्रबंधन। हम देखते हैं कि खरपतवार प्रबंधन जो हमको करना चाहिए उसको हम देखते हैं कि निराई गुड़ाई के द्वारा हमको खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए, जिसमें हम खुरपी की सहायता से करते हैं। तो जब हम खुरपी की सहायता से खरपतवार प्रबंधन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो पौधे के चारों तरफ हम खुरपी की सहायता से खरपतवार को निकालते हैं। सो उससे देखते हैं कि जो भूमि का वायु संचार है वो भी अच्छे तरीके से होता है, जिससे हमारे पौधे और तेज़ी से वृद्धि करते हैं। तो उस समस्या का से हमें निदान मिल जाता है, जिससे हम देखते हैं कि खरपतवार की प्रॉब्लम हमारी लगभग 70% लगभग समाप्त सी हो जाती है। किसान भाई हमारे गुलाब की खेती कर रहे हैं, उनको हम देखते हैं कि कीट और रोग की भी समस्याएं निरंतर उनका सामना करते रहते हैं। तो इसके लिए हम देखें सर्वप्रथम हम कि कौन सा कीट हमारे गुलाब की खेती में लगता है। तो पहले नंबर हम देखें तो चेपा या एफिड नामक एक कीट लग जाता है, जो हमारे गुलाब की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो एफिड होता है वो शिशु अवस्था में हरे रंग के कीड़े टाइप में कीट के रूप में दिखाई देते हैं, जो हमारी जो गुलाब की पत्तियां होती हैं या गुलाब की जो कोमल भाग होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान होता है। इसके लिए हम नियंत्रण के लिए डाइमेथोड 30 EC का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि एफिड नामक जो कीट है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। कई बार हम कीटों के साथ साथ रोगों का भी सामना करना पड़ता है। तो रोगों के रूप में हम देखते हैं कि तो डाई बैक
नामक एक रोग और भी मतलब हमारे जो गुलाब की फसल है उसमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो यदि रोग लगता है पौधे में, तो पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की भाग की तरफ हमारे पौधे मरना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब ऊपर का जो सिरा है वो सूखने लगता है, फिर नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ सूखते सूखते पौधे की जो शाखाएं हैं वो काली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं और मुरझा जाती हैं, कभी कभी एकदम सूख सा जाता है पौधा। इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित भागों को सकेटियर की सहायता से काटकर कटे हुए भागों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का पेस्ट बनाकर लगाएं, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा गुलाब की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों पर, टहनियों और फूलों पर भूरे रंग का पाउडर जैसा दिखाई देता है। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता खराब होने से उत्पादन में कमी आ सकती है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर हम छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि रोग है इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से किसान भाइयों, हमारे जो फसल है उसमें मुख्य रूप से यह रोग देखने को मिलते हैं। नमस्कार। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।